अगर आप जो हमारे राशियां हैं उन राशियों के सिंबल को देखोगे तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके। राशि का सिंबल क्या है? फर्स्ट नंबर जो राशि है उसका सिंबल क्या है? अगर आप उसको देखें, क्या क्या सिंबल आता है उसका? उसका तो भेड़ आता है। भेड़ का क्या काम होता है? बिना कुछ देखे समझे भेड़ चाल कहते हैं, जो नहीं मुहावरा है। नहीं 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 नहीं। हाँ। भेड़ का काम होता है अपने सिर का इस्तेमाल करना। उसका जो भेड़ पूरी नहीं है, भेड़ का जो सिर है ना, वो आता है सिर्फ ऐसे करना, मैं करना, हर चीज में अपना सिर अड़ाना, फटाक से एक्शन अच्छा। लेना। अच्छा। आप कभी किसी भेड़ के सामने जाओगे और उसको लड़ने के लिए बोलोगे तो वो सिर से अटैक करेगा हमेशा। जी। तो आपके लिए सबसे पहले राशि को पहचानने के लिए उसके चिन्ह को पहचानिए। जी। 2 नंबर राशि किसकी है? वृषभ वृषभ। राशि है। उसका चिन्ह क्या है? बैल, नंदी जी। बैल। नंदी। नंदी जी का काम क्या है? अगर आप देखो नंदी कहाँ मिलते हैं, आपको कहाँ देखा है आपने नंदी को? नंदी को मंदिरों में देखा, भगवान शिव के सामने, गौशालाओं में, शिवालय के सामने आपने किसान के देखा ना? पास। तो नंदी जी एक जगह बैठे रहते हैं। हाँ। वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। जी। ठीक है। हाँ। अब 3 नंबर क्या है? मिथुन तीन राशि। नंबर मिथुन। मिथुन राशि में कौन सा चिन्ह आता है? मिथुन में एक पुरुष और एक स्त्री रहते हैं शायद। इसको बोला जाता है राजकुमार। और जो हाँ। चिन्ह आता है उस चिन्ह के अंदर कम्युनिकेशन है, दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप। हाँ। तो जहां भी मरकरी आएगा ना, आप उसको कम्युनिकेटिव बोल सकते हो बहुत ज्यादा। 4 नंबर राशि कर्क राशि है, केकड़े की राशि है। केकड़ा पानी में पाया जाता है, पानी का जल तत्व है, उससे आप चीजों को आगे बढ़ाते हुए लेके चल सकते हो। तो इस तरह से जैसे 5 नंबर सिंह राशि है, किंग है, रॉयल्टी रहेगी। ऐसे ही सभी राशियों को जब आप पढ़ते चलोगे तो ये स्वतः ही आप इन चीजों को ग्रैब करते चलोगे। 11 नंबर राशि कुंभ की है। कुंभ ऐसे है, यानी कि जब घड़ा खाली होगा तभी भरेगा। आधा घड़े में जी। तो हम भर नहीं सकते ना, इस तरह से। ठीक है। तो अभी का जो आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज ट्राइन्स, स्टडी ऑफ ट्राइन्स। ट्राइन्स को कैसे पढ़ा जाता है, ट्राइन्स है क्या, और ट्राइन्स जो है वो इसी हमारे कोर्स का मेन आधार है, मेन स्तंभ है, जिसके बेसिस पे हम प्लैनेट्स को जोड़कर उनकी प्रिडिक्शंस करेंगे। ट्राइन्स का मतलब त्रिकोण बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम उसको त्रिकोण, ट्राइंगल। अब यहां पर जो ट्राइन्स हैं वो 4 तरह के ट्राइन्स कहे गए हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। सबसे पहला आता है धर्म त्रिकोण। नाम है धर्म, तो इसको बोला जाता है धर्म त्रिकोण। दूसरा आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब है इकोनॉमी, पैसा, आर्थिक। तीसरा आता है काम त्रिकोण। काम मीन्स डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति। और चौथा आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष मीन्स हर चीज को लेट गो करने का। तो जब आप इस चीज को समझोगे, इन 4 शब्द को, अभी सिर्फ इतना ही, सूक्ष्म लेवल पे नहीं जाएंगे, अभी हम इतना ही समझेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण, इसमें से जो 2 त्रिकोण है, कौन सा? अर्थ और काम, ये दोनों मेटेरियलिस्टिक त्रिकोण हैं। व्यक्ति जब आता है तो उसको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, आर्थिक संपदा चाहिए। क्यों चाहिए? जिससे वो अपने काम त्रिकोण की मूलभूत चीजें या काम त्रिकोण को पूरा कर सके, जिसमें उसके डिजायर्स आते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये हमारी कुंडली में कहाँ पर है? इसको हम अपनी कुंडली से कैसे कनेक्ट करेंगे और इसको कैसे जजमेंट में लेकर आएंगे, कैसे प्रिडिक्शंस में लेकर आएंगे? कुंडली का पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर, कौन से घर? फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये कहलाए जाते हैं धर्म त्रिकोण। क्यों धर्म त्रिकोण में आते हैं? फर्स्ट हाउस आप हैं, पांचवां घर आपके पूर्व पुण्य कर्म, और 9वां घर कौन है? 9वां घर आपका स्वयं धर्म है, डीएनए है, डिवाइन ब्लेसिंग है। इसलिए 1 5 9,
ये धर्म त्रिकोण में आता है। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, 2, 6 एंड 10, ये तीन घर जो हैं ये अर्थ त्रिकोण में आते हैं। अर्थ त्रिकोण। दूसरा घर किस चीज का है समझो तो, रिसोर्सेस। छठा घर जहां से आप रिसोर्सेस को कमाओगे, नौकरी करके कमाओगे, सेवा करके कमाओगे। 10वां घर आपका प्रोफेशन का, अर्थ त्रिकोण। ये त्रिकोण आपको आपकी जिंदगी के आर्थिक पहलुओं की तरफ लेके जाता है। 3, 7 और 11, 3, 7, 11 हाउसेस। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर। ये कौन सा त्रिकोण? यह है काम त्रिकोण। तीसरे घर को हमने क्या पढ़ा था? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किस चीज की? कामनाओं की। हॉबीज हैं, कौन सी हॉबीज जो हमें अच्छी लगती हैं? हमारे अंदर एक कामना है, मैं गिटार बजाऊं, मैं म्यूजिक सुनूं, मैं डांस करूं, मुझे ये म्यूजिक पसंद है, मुझे यहाँ घूमना पसंद है। तीसरा घर। 7वां घर, 7वां घर हमारा ऑपोजिट है। 7वां घर हमारा स्पाउस है। 7वां घर हमारा, अगर हम बोले तो बिजनेस है। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। 3, 7, 11, काम त्रिकोण। 4, 8, 12, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ये कौन है? ये है आपके मोक्ष त्रिकोण। व्यक्ति को मोक्ष, अब मोक्ष की परिभाषा तो नहीं हम कह सकते, हम इतने समझदार नहीं है कि हम मोक्ष की परिभाषा को जज भी कर सकें या बोल भी सकें। लेकिन अगर आप समझो तो मोक्ष है क्या? मोक्ष को हम मुक्ति बोलते हैं। जब व्यक्ति अपनी माता के पास होता है तो व्यक्ति कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मोक्ष मिलेगा। सुख भाव, जहां अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है वहां ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, लिबरेशन। 8वां घर, 8वां घर समाधि का है, समाधि। जब एक साधु अपने समाधि के भाव में चला जाता है तो वो इस मटेरियलिस्टिक भाव से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो उसका सुख भाव है। और ये 4 से 4th आता है, सॉरी 4 से 5th आता है। 4, 8, 8वां समाधि। समाधि जो है वो व्यक्ति को अपने अपने से, मैं से रूबरू करवाती है कि मैं कौन हूं। 12वां, द अटमोस्ट लिबरेशन। 1, 5, 9, धर्म त्रिकोण। यहां पर व्यक्ति को धर्म की अनुभूति होती है। 2, 6, 10, अर्थ त्रिकोण। 3, 7, 11, काम त्रिकोण। 4, 8, 12, मोक्ष त्रिकोण। अब होता क्या है, जब यहां से प्रिडिक्शन शुरू होती है, छोटी छोटी स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस। इस कोर्स का नाम है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। क्यों प्रिडिक्टिव? क्योंकि यहाँ पे हर चीज को प्रिडिक्शन के साथ कनेक्ट करके देखा जा। आपके पास एक पत्रिका आई, और आज जितनी आपने क्लासेस की हैं उस क्लासेस के बेसिस पे आपके मन में इच्छा है कि मैं पत्रिका देखूं और उसको प्रिडिक्ट करूं। अब आप प्रिडिक्ट क्या करोगे? आपको अब तक बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें बताई। अब आप कहोगे इससे क्या प्रिडिक्ट करें, कैसे प्रिडिक्ट करें, सामने वाले को क्या बोलें? आपने क्या करना है? आपने देखना है कि व्यक्ति की कुंडली जो 12 घरों द्वारा निर्मित है, उसके प्लैनेट्स कौन कौन से घर में बैठे। जो प्लैनेट्स जिन घरों में ज्यादा बैठे हैं उनको कनेक्ट करो। 1, 5, 9 में है, 2, 6, 10 में है, 3, 7, 11 में है, 4, 8, 12। जितने ज्यादा प्लैनेट एक त्रिकोण में होंगे वो त्रिकोण के एट्रीब्यूट्स उस व्यक्ति के अंदर होंगे ही होंगे। सपोज किसी की कुंडली में मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इन द 5th हाउस, 1st हाउस, ऐसा व्यक्ति को आप क्या बोलोगे?
ये धर्म त्रिकोण लेकर पैदा हुआ। इसके अंदर धर्म के गुण मिलेंगे, धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति मिलेगी, राइचियसनेस इस व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। 2 6 10 में ज्यादा प्लैनेट्स मिलेंगे तो आप कह सकते हो ये व्यक्ति तो यार मनी माइंडेड पर्सन है, इसको तो पैसा चाहिए, ये हर चीज में फायदा देखेगा। 3 7 11 आ जाएंगे तो ये व्यक्ति थोड़ा सा लालची टाइप्स का है यार, इसको तो मतलब हर चीज के अंदर अपना लालच चाहिए, स्वाद चाहिए, कामनाएं चाहिए, मेरा क्या, मुझे कुछ मिलेगा तो हम उसमें काम करेंगे। 3 7 11 बहुत सारी कामनाओं के साथ ये व्यक्ति चल रहा है। 4 8 12 उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ आ रहा जा रहा जाए, आई एम चलिंग, मैं ठीक, मोक्ष। अब अगर आपको याद हो तो मैंने यही राशियां आपको लिखवाई थी, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, इनके आगे एलिमेंट्स लिखवाए थे। क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर मेरी मदद करेगा, मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखवाए थे? एनीबडी? उस वन एलिमेंट्स को अगर फाइव आप बताएं। जी। 159 के साथ फायरी साइंस। बस यहीं पे रुकिए, हम अभी फायरी साइन को बात करते हैं। अगर 1 5 9 के आगे फायरी साइन लिखा है, यानी कि वो फायरी एलिमेंट है, तो 1 5 9 का जो त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, उसके अंदर जब प्लैनेट्स आएंगे तो वो धर्म त्रिकोण को तो एक्टिवेट करेंगे, लेकिन वो क्या चीज होगी, वो फायरी एलिमेंट में होंगे, फायर एलिमेंट्स। यहां से आपकी रेमेडी निकलेगी, लास्ट में बताऊंगा, याद रखिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। 2 6 10, 2 6 10 कौन सा एलिमेंट? अर्थी साइंस। अर्थी एलिमेंट। अब व्यक्ति जब आर्थिक चीजों की तरफ दौड़ेगा, इकोनॉमिकल चीजें चाहिए होंगी, उसको पैसा चाहिए, तो उसमें क्या चाहिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी इज अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट की भी जो रेमेडी होगी, वो भी हम लास्ट में जाके आपसे इस चीज का डिस्कस करेंगे कि कभी हमें अगर किसी को रेमेडी देनी है और वो अर्थी प्लेनेट में है तो कैसे रेमेडी डिजाइन करनी है, वो इन इन एलिमेंट से हो। फर्दर 3 7 11 आएगा तो एयर एलिमेंट, 4 8 12 आएगा तो वाटर एलिमेंट। ये एलिमेंट्स आपको हेल्प करेंगे आगे चलकर कि हमें व्यक्ति को रेमेडी कैसे डिजाइन करके देनी है। एयर एलिमेंट क्या होता है? नाम जप करना। 4 8 12 क्या आता है? वाटर एलिमेंट। कुछ चीजें जो पानी में बहाई जाती हैं, दान किया जाता है, ऐसे ये रेमेडीज डिजाइन होंगी। बहुत बड़ा हिंट दिया मैंने भी आपको, अगर समझोगे तो। तो ऐसे ही जब हम ये त्रिकोण को समझेंगे पत्रिका में, मैं आपको अभी पत्रिका दिखा रहा हूं, उसमें आप ट्राइन्स को समझिए, कैसे ट्राइन्स हैं, और वो ट्राइन्स किस कैसे धर्म त्रिकोण में आ रहा है, कैसे वो अर्थ त्रिकोण में आ रहा है, कैसे वो काम त्रिकोण में आ रहा है, और कैसे मोक्ष त्रिकोण में आ रहा है। उसके बाद हम इन ट्राइन्स के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स को जोड़कर प्रिडिक्शन लेवल स्टार्ट करें। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी। ठीक है। अब देखिए, हमने बात की थी इन हाउसेस की, ये 12 घर हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी हिलते नहीं है, दे आर फिक्स साइंस, फिक्स हाउसेस, सॉरी। ये अपनी जगह फिक्स है, इनका हर एक का डोमेन फिक्स है। दीज आर लाइक एक एक डिपार्टमेंट बना हुआ है हर घर का। आप एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक में सेल्स डिपार्टमेंट है, एक में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, एक में क्लरिकल डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं सारे। जैसे फर्स्ट हाउस आपका डिपार्टमेंट है, सेकंड हाउस रिसोर्सेज का है, थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट्स का है। तो ये इस तरह डिपार्टमेंट्स फिक्स। फिर हमने बात की थी राशियों की। ये जो राशियां हैं 4 5 6, हर चार्ट में ये राशि आपको डिफरेंट मिलेगी बिकॉज ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम। हर टाइम डेट के हिसाब से ये राशियां मूव करती हैं। तो ये राशियां हमेशा मूव करती मिलेंगी। उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो हैं वो प्लैनेट्स हर चार्ट में आपको डिफरेंट मिलेंगे। किसी में यहाँ पर केतु है, किसी में सन है, किसी में मरकरी है, किसी में मून है, किसी के सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। एक घर में मैक्सिमम 8 प्लैनेट्स तक हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं D1 चार्ट। तो दिस इज
योर चार्ट, और इसको हम बोलते हैं लग्न चार्ट, D1 चार्ट, लगन पत्रिका, राशि चार्ट। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसको बर्थ चार्ट भी बोला जाता है, जन्म पत्रिका, ये चार्ट। अब इसके अंदर हमने बोला 159। अब 159 इज फर्स्ट हाउस इज दिस, फिफ्थ हाउस इज दिस, नाइन्थ हाउस इज दिस। ये जो है ये धर्म त्रिकोण है, जिसमें राशि 591 आ रही, कोइंसिडेंटली यही आ रही। दूसरा घर, छठा घर, एंड 10th हाउस, 10वां घर, ये ट्राइन ऐसे बनता है। ये तीन घरों को जोड़कर ट्राइन बनता है, TRINE, त्रिकोण, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तीन घरों के जोड़ से। ये कौन सा त्रिकोण हुआ? ये हुआ अर्थ त्रिकोण। तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर, ये 3, 7, 11 घर जो है ये मिलकर बनाते हैं आपका काम त्रिकोण। चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये बनाते हैं आपका मोक्ष त्रिकोण। ये त्रिकोण की बहुत बड़ी परिभाषा है। अगर समझो तो इस सिर्फ त्रिकोण की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पे आप बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस कर सकते हो। करेंगे हम आगे, कैसे कर सकते। व्यक्ति के जीवन में अभी कौन सा त्रिकोण एक्टिवेट है, उस त्रिकोण के बेसिस पे आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या दशा चल रही है, कैसे हम उसके ट्राइन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें किसी भी पत्रिका पे जाना है, उस पत्रिका के बेसिस पे हमें उसके ट्राइन्स को जज करना। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। दिस इज ब्लैंक चार्ट, विजिबल है स्क्रीन सबको? अगर विजिबल है तो ये फर्स्ट हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, दिस बिकम, कौन सा त्रिकोण बना ये? धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण, वेरी गुड। सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 10th हाउस, ये तीनों मिलकर कौन सा त्रिकोण बना रहे हैं? अर्थ। अर्थ त्रिकोण, वेरी गुड। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस, ये कौन सा त्रिकोण है? काम त्रिकोण। काम। काम त्रिकोण, वेरी गुड। फोर्थ, एट्थ एंड 12th, ये एक त्रिकोण बना। ये त्रिकोण मोक्ष। बनता है तो कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप, अगर ये चीज समझ में आई तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लेनेट यहां बैठा है, एक प्लेनेट यहां बैठा है और एक प्लेनेट यहां बैठा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये प्लेनेट आपस में कनेक्टेड है? यस सर। यस और नो? यस। मुझे देखो, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, आप लोग जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इसमें पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। क्योंकि ये चीज कुछ ऐसी है, अगर यहां पर कुछ मिस हो गया तो उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन लेवल प्लीज रखिएगा, ये आपके लिए बेटर है। मेरे लिए तो एक समझ लीजिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ अपनी, सीख मैं भी रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा मुझे भी। तो अगर यहां पर इस त्रिकोण में ये यहां पर प्लैनेट्स बैठे हैं, इस घर में, इस घर में और इस घर में, 159 में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों घरों के प्लैनेट्स आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको यहां पर बोलेंगे कंजंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस युति। आपस में जुड़े हुए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युति। एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं युति, युति मींस कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना। यहां पर यही चीज आपको सबसे ज्यादा काम आएगी, सबसे ज्यादा चीज काम यही आएगी। अब यहां पर प्लेनेट, 4 प्लेनेट यहां बैठे हैं, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि 4 प्लेनेट, 5 प्लेनेट, 6 प्लेनेट, ये 6 के 6 प्लेनेट आपस में जुड़े हुए हैं। यस। यस, जी। करेक्ट। अब यही चीज हर त्रिकोण पे अप्लाई होती है। अगर यहां पर प्लेनेट बैठा है, यहां बैठा है और यहां बैठा है, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे। हाँ जी। ये ऐसे कनेक्टेड होंगे जैसे मैं किसी के साथ बैठा हूं
उसके तत्व मेरे अंदर है, मेरे तत्व उसके अंदर है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ये प्लैनेट्स आपस में जुड़े हैं। ऐसे ही हर ट्राइन को हम देखकर हर प्लैनेट की कंजंक्शन को स्टडी करेंगे। क्लियर है? हाँ जी यस सर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब हमें यहां पर प्लैनेट्स के कारक तत्वों को जोड़कर प्रेडिक्शन देनी है। किसको जोड़कर? कारक तत्व। प्लैनेट्स के कारक तत्वों को जोड़कर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कारक तत्व लिखवाए थे। हम सबसे पहले बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर का कारक तत्व हमने लिखा था जीवा। जीवा मींस सेल्फ। सेल्फ। ये चीज सबको क्लियर है कि जुपिटर जीवा है, सेल्फ है? जी हाँ जी ठीक है। अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपनी पत्रिका लेकर आता है और वो कहता है कि मेरे बारे में बताओ, तो आप कौन से प्लेनेट को देखकर उस व्यक्ति के बारे में बताना शुरू करेंगे? जुपिटर को ही देख। जुपिटर जुपिटर को देखकर। करेक्ट। अब सपोज किसी का जुपिटर यहां बैठा है, एक प्लेनेट यहां पर बैठा है, या अभी हम केतु पे जाते ही नहीं। सिर्फ ये दो प्लैनेट्स बैठे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? कि व्यक्ति ये ट्राइन बना रहा है यहां पे। हाँ जी तो इस कंजंक्शन को हम कैसे लिख देंगे? जुपिटर मार्स। हम्म, तो हमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व पढ़ना है वो हमें उसके लिए कौन से प्लेनेट मिल गए? जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर मार्स। अब हम सिर्फ इन दो प्लैनेट्स को लेकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अब जुपिटर के कारक तत्व क्या है? जुपिटर के कारक तत्व हैं व्यक्ति खुद। यही है ना? यस। दिस इज जीवा। मार्स के कारक तत्व हमने क्या पढ़े थे? एंग्जाइटी है, हाँ जी एंगर है, यस सर। एनर्जी झगड़ा है, एनर्जी है। अब आप इन चीजों को लेकर, ये तो जीवा हो गया, बस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो व्यक्ति कैसा होगा? एनर्जेटिक होगा, व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी होगी, एंगर इश्यूज होंगे सर। गुस्से वाला होगा, हम्म, झगड़ालू किस्म का हो सकता है। हम्म, हाँ तो जी आपको किसी व्यक्ति के बारे में जब बताना है तो फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि उस व्यक्ति का कारक तत्व कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है। जुपिटर। जुपिटर के साथ ट्राइन में कौन से प्लेनेट आ रहे हैं? ट्राइन में भी हो सकते हैं, जो यहां बैठे होंगे हम वो भी लेंगे, बट अभी आप ट्राइन को समझिए। ट्राइन में कौन से प्लेनेट जुड़े हुए हैं? जो प्लेनेट जुड़े हुए होंगे उस प्लेनेट को जोड़कर आप उस व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं। करेक्ट है? क्लियर है? कोई डाउट है? जी क्लियर है। क्लियर है जी। चलो, अब अगर यहां पे हमने मार्स लिख दिया और मार्स के हमने कारक तत्वों को पढ़ लिया, तो मार्स के बाद हम यहां पर प्लेनेट को चेंज कर लेते हैं। यहां पे हम प्लेनेट को चेंज करते हैं। प्लेनेट को हम यहां लिख देते हैं वीनस। यहां पर कोई प्लेनेट नहीं है। व्यक्ति आपके पास आया, जी मेरे बारे में बताइए क्या जानते हो? कौन कौन से प्लेनेट मिल गए आपको? जुपिटर वीनस जुपिटर वीनस। जुपिटर कौन है? सेल्फ। जीवा। वीनस के कारक तत्व क्या है? मौज वीनस मस्ती करने सुंदर है। वाला। बेसिक सी सुंदर बात है। करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी, बिल्कुल ओके। बेसिक, रॉ, बिल्कुल कोई रिफाइंड लैंग्वेज नहीं, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं कि भाई हमें सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलनी, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करो। सिंपल सी, व्यक्ति आपके पास आगे बैठा, वीनस कौन है? सुंदर। जीवा कौन, कैसा होगा? सुंदर होगा। हाँ। ठीक है। वीनस इज व्हाट? लग्जरी। हम्म, जुड़ी।
ये कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति लग्जरियस फॉन्ड का होगा, इसको लग्जरी बहुत पसंद होगी। हाँ जी। ठीक है, करेक्ट कह सकते हैं नहीं कह सकते? जी। हाँ जी, कह सकते। और वीनस के कारक तत्व हमने क्या लिखे थे? वेल्थ। वेल्थ, वेरी गुड। तो क्या कह सकते हैं, व्यक्ति वेल्दी होगा। यस। ठीक है जी। और क्या कहेंगे, वीनस और कौन है? अनकंडीशनल मतलब व्यक्ति का स्वभाव बहुत वो होगा, मतलब बहुत लविंग होगा और अफेक्शनेट होगा। कह सकते हैं, बिकॉज वीनस इज अनकंडीशनल लव। और वीनस ना एक चीज और है, आपके घर में आरओ है? आरओ हाँ जी। सबके घर में। जी। आरओ क्या काम करता है? वाटर क्लीन करता है, वाटर क्लीन करता है। वाटर क्लीन कैसे करता है? इम्प्योरिटी हटा के। गलत चीज एक तरफ, साफ चीज एक तरफ, यही काम करता है। हम्म, जैसे ये चीज किसके पास थी? ये चीज थी हंस के पास, जो पानी में से दूध अलग करने की क्षमता रखता था। फिल्टरेशन पावर बोलते हैं ना इसको शायद। हम्म, वीनस इज दैट पर्टिकुलर फिल्टरेशन पावर। क्यों कहते हैं इसको वीनस इज आरओ ऑल्सो? जब आप आगे चलोगे ऐड कर लेना आरओ। क्यों बोलते हैं इसको आरओ? वीनस किडनी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अच्छा। और हमारी किडनी का काम क्या है? हाँ फिल्ट्रेशन। हाँ। लॉजिकली बोल रहा हूं, लॉजिकली कनेक्ट करना, ऐसे मत बोलना कुछ भी मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। लॉजिकल चीजों के साथ ही इस कोर्स का हमने अनावरण किया, और लॉजिक के साथ ही इसको हम पूरा करेंगे। तो अगर जीवा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होगी गलत और सही को पहचानने की। हम्म, तो ऐसे आप व्यक्ति को पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज जीवा। उसके साथ कौन सा प्लेनेट कनेक्टेड है, आप उसको जोड़कर बात करते जाएंगे। अब मान लो हमने यहां पे लिखा जुपिटर के साथ वीनस। अब हमें वीनस ना मिलके हमें कोई और प्लेनेट मिल गया। कौन सा प्लेनेट मिल गया? हमें यहां पर मिल गया मरकरी। क्या ये ट्राइन बन रहा है? जी। यस सर। जी। तो अब हम यस क्या, हमें कौन सा प्लेनेट मिल गया जुपिटर को एक स्टेटमेंट देने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए? मरकरी। मर्क्यूरी। जुपिटर इज अगेन जीवा, वही चल रहा है। मरकरी क्या है? एजुकेशन। रिलेशन। ठीक है, चलो एजुकेशन है, तो जुपिटर को यहाँ क्या बोलेंगे? व्यक्ति कैसा है? एजुकेशन, या हाँ, मतलब एजुकेशन अच्छी होगी इसकी। एजुकेशन अच्छी होगी, गुड, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, सॉरी। हम हाँ, बात कर पर्सन रहे हैं की बात जीवा के बारे में। इंटरनेट होगा, मतलब पढ़ा लिखा। फ्रेंडली। जब हम मरकरी पे आएंगे ना, एजुकेशन देखने के लिए आएंगे, तब हम देखेंगे कि उसका जुपिटर बैठा है। तो जुपिटर किस चीज का कारक है? ग्रोथ का कारक है, तो इसकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, वहां बोलेंगे। अभी ओके। हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? स्पीच। संदर्भ है हमारा जीवा। स्पीच मतलब अच्छा बोलने वाला होगा, क्योंकि मरकरी स्पीच को ही आप बताता है। इसको ये कहेंगे कि मरकरी कम्युनिकेशन है, तो ये बोलता बहुत ज्यादा होगा। मरकरी के आगे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं चतुर। ओके। ऐसा व्यक्ति चतुर होगा। मरकरी इज कैलकुलेटर। तो ये व्यक्ति ना बड़ा कैलकुलेशन करके, और इसकी कैलकुलेशंस, कुछ जबान भी ऐसी चलती होगी, फटाफट खटाखट खटाखट खटाखट। मरकरी कौन है? अगर आपको बताया था मैंने, मरकरी युवराज है। यस। राजकुमार, हाँ। तो क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति थोड़ा यंग दिखने वाला होगा। ओके। राजकुमार वाली प्रवृत्ति का होगा। राजकुमार कौन होते हैं? सुंदर से, बच्चा बुद्धि वाले, और चंचल स्वभाव के, जो जो बेसिकली बच्चों का एक कारक तत्व होता है, जो बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं, कह सकते हैं। तो आपने हर चीज को ऐसे कैलकुलेट करके चलना। यहां पे हमने मरकरी देखा, मार्स देखा, वीनस देखा। अब अगर यहां पे आ जाए मून, इसको हमने चेंज कर दिया, यहां लिख देते हैं। अब क्या आ गया आपको? ये मूडी होगा बहुत ज्यादा, मतलब अब उसमें इमोशनल बहुत ज्यादा होगा, मूड स्विंग्स होंगे। आप फर्स्ट जो आपने इनिशियल एक वर्ड बोला ना, आप उस वर्ड को स्टिक कर लो। Okay. इसको थोड़ा सा रिफाइंड करके बोले तो मूड स्विंग्स बोल सकते हैं ना। हम्म, इस व्यक्ति के मूड स्विंग्स बहुत होंगे।
फर्स्ट प्रेडिक्शन। मून क्या चीज है? मून एक जगह टिकने वाला है या मूवेबल है? मूवमेंट का मूवमेंट Movable है। ये व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा, एक जगह टिकने वाला नहीं होगा, मूवेबल होगा। या इसको चौथी प्रेडिक्शन में कहें तो घूमने फिरने वाला होगा। पांचवी प्रेडिक्शन करें, मून इज फूड है, फूडी। ये व्यक्ति फूडी होगा। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? यस। हाँ जी। भाई एग्री करोगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे मेरे कहने में मत जाना, मैं तो फिर अपनी चलाऊं तो कुछ भी कह सकता हूँ ना। बट मेरे कहे से एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती, एस्ट्रोलॉजी से हम चलते हैं। सर इस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, इमोशनल ईटिंग बहुत करेगा, क्योंकि खाने से भी रिलेटेड है, मूडी से भी है और ईटिंग से भी है। आप इसको अपने चार्ट्स पे लगाइए जिसमें जुपिटर मून है और उसको वेरीफाई कीजिए, चीजें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। अब चलो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा। ये जीवा है, ये माँ है। हाँ ऐसा व्यक्ति अपनी मदर से अटैच रहेगा। करेक्ट हाँ यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, भाविक खुराना, आर यू देयर? मिस्टर भाविक खुराना, हाँ जी हाँ जी। आपके चार्ट में 8वें घर में जुपिटर मून है। हाँ जी। आप कहाँ रह रहे हो, किनके साथ रह रहे हो? मैं अपनी मम्मी के साथ रह रहा हूँ। यस, जुपिटर मून। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जुपिटर क्या है? ज्ञान। हम्म, इस व्यक्ति का जिसके जुपिटर मून ट्राइन में है, उसका ज्ञान का स्रोत्र, सोर्स वुड बी मदर। उसको सबसे ज्यादा ज्ञान, पहला ज्ञान, अहम ज्ञान, जिंदगी के फलसफे जिसको बोलते हैं, वो कौन देगा? मदर मदर। मदद। अब मैं यहां पर अभी स्क्रीन को रोकता हूं और मुझे आप अपनी अपनी मनोस्थिति के हिसाब से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बताइए कि अभी तक ट्राइन को लेकर और इस कंजंक्शन को लेकर कुछ भी समझ में आया? हल्का फुल्का कुछ भी, एनीथिंग? सर आया। पांडे जी, आपको समझ में आया? हाँ भैया, आया मुझे समझ में। ठीक है, कोई डाउट? नहीं, अभी तो समझ में आ रहा है। ठीक है, वसुधा जी आपको, मधुलिका जी आपको कुछ इसमें रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है सर हाँ जी सर हो रहा है? क्या हाँ हम जी इसको अपनी प्रिडिक्शन पे अच्छे ढंग से उतार सकते हैं और कर सकते हैं प्रिडिक्शंस? हाँ सर जी। अगर इतना सिंपल होगा तो कर सकते हैं मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट मतलब बहुत सारी अभी चीज हम होती कॉम्प्लिकेटेड पे जा ही नहीं रहे। नहीं हाँ इतना समझ में आ गया सर अभी कॉम्प्लिकेशन में मैं जा ही नहीं रहा। कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे तो फिर तो 2 कंजंक्शन, 3 कंजंक्शन, 4 प्लैनेट की कंजंक्शन आ जाएगी, वो तो फिर बात वो हो गई ना कि कोर्स को सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, वो नहीं करना। इतना समझ में आ गया सर समझ में आ गया? गुड। जी अब अगर आपको यहां पर जुपिटर मिला और अगर यहाँ पे आपको स्टडी करना हो किसी का एजुकेशन, तो आप कौन सा प्लेनेट लेंगे? मरकरी को। मरकरी को लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये आवाज किसकी थी? नई आवाज थी? ये किसी नए पर्सन की आवाज थी? प्लीज बताएंगे किन की आवाज थी? अरे भाई डरने की बात नहीं है, बता दो। बोल के चुप हो गए। चलिए कोई बात नहीं जी, मत बताइए। अगर एजुकेशन के लिए हम मरकरी को लेंगे, ग्रोथ के लिए किसको लेंगे? मार्स को जुपिटर को लेंगे मैम। जुपिटर इज ग्रोथ, अच्छा लक। ग्रोथ मैंने क्रोध सुन लिया था नहीं, सॉरी क्रोध नहीं, ग्रोथ, ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ। अच्छा okay. ठीक है, प्रोफेशन के लिए हम किसको लेंगे? सैटर्न को। सैटर्न इज योर प्रोफेशन। अब एक एग्जांपल हम सैटर्न का करते हैं। अगर ट्राइन में किसी को कोई भी ट्राइन आता है, अभी हम धर्म अर्थ काम पे नहीं जा रहे हैं,
सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें प्लैनेट्स मिल रहे हैं, दो प्लैनेट्स कोई भी मिल रहे हैं, उन प्लैनेट्स को लेकर हम बात करते हैं। यहां बैठ गया सैटर्न, और यहां बैठ गया वीनस। तो क्या ये ट्राइन बन गया? यस सर। हाँ जी। तो हमें प्रोफेशन में कौन से दो प्लैनेट मिल गए? सैटर्न एंड सैटर्न एंड वीनस। वीनस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रेडिक्शन, सैटर्न इज प्रोफेशन, तो बोलना प्रोफेशन के बारे में। अब सैटर्न के तो आपको कोई कारक तत्व और ढूंढने नहीं, वीनस के प्रोफेशन, वीनस के कारक तत्व को प्रोफेशन से जोड़ना है। क्या बोलेंगे, कैसा होगा फैशन प्रोफेशन? रिलेटेड या कोई आपके कहते हैं फाइन आर्ट से रिलेटेड काम करेगा या लग्जरी रिलेटेड काम करेगा। मैं अभी ना बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे आया हूँ इस कोर्स में, मुझे नहीं पता कि फीमेल से फैशन रिलेटेड। डिजाइनिंग क्यों आएगा। हम अगर वेरी इजी स्टेप फर्स्ट उसके कारक तत्व पे जाएंगे तो ये क्या है? पैसा है। यस सर। प्रोफेशन में पैसा रहेगा, इतना बोलेंगे। अच्छा ओके हाँ। बेसिक से स्टेप जो अभी आपने बोला ओके। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो मैं, ठीक। मेरे जैसे बच्चों के लिए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए ना। सर नहीं आपने वीनस लग्जरी बताया था तो मुझे लगा वो लग्जूरियस काम हाँ, उस करे। पे भी चलेंगे, आप ठीक कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप वो गलत बोल रहे हो। बट अगर हाँ। हमें बेसिक पे किसी को रखना है हम्म। तो प्रोफेशन में पैसा रहेगा। यस सर। सैटर्न वीनस एक ऐसा प्रॉमिस है चार्ट में, जिसके भी सैटर्न वीनस होगा उस व्यक्ति को आंख बंद करके बोल दो भाई तेरे पास पैसा हमेशा रहेगा, कुछ भी काम कर ले। ओके। आपने ये सुना है कभी कि लोग पंडित जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये मिट्टी भी बेचेगा तो सोने के भाव बिकेगी? हम्म। ये वही कॉम्बिनेशन सैटर्न वीनस। सर ये बहुत सुना है कि वीनस की दशा में ये तो मिट्टी हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा ऐसा बोला है। वो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो, ओके अच्छा ओके। क्योंकि कर्म करना पड़ेगा ना, सैटर्न हाँ कर्म है, ओके ओके। वीनस पैसा है, कुछ भी कर्म करेगा पैसा आएगा। हाँ। लॉजिक से, फिर से बात करते हैं लॉजिक से। आपने बोला वीनस की दशा है, वीनस की दशा है तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया, बट कॉम्बिनेशन में सैटर्न साथ होगा तभी ना। राइट ओके हाँ। अब यहां ये समझो कि सैटर्न वीनस, सैटर्न के आगे वीनस है, तो कर्म करेगा तो क्या मिल रहा है? आगे पैसा मिल रहा है। यस ओके। और अगर ये ऐसा होता, वीनस सैटर्न होता, तो तो सर पैसे प्रोफेशन के में लिए काम ऑलरेडी पैसा करना। लेकर चल रहा, इसके कर्म में पैसा ऑलरेडी है, कुछ भी कर्म कर ले पैसा आना ही आना। ये वो चीज हो। ओके। भाई वीनस की दशा स्टार्ट हो गई, मान लो वीनस सैटर्न है, वीनस की दशा स्टार्ट हो गई, पैसा तो आ ही गया, कुछ भी कर्म कर ले पैसा आएगा यार। ये चीज मैं बताऊंगा कि आगे कैसे और पीछे कैसे, ये चीज बताऊंगा, इस चीज पे भी जाएंगे हम। बट अभी आप इस चीज को ये समझिए कि जो चीज हम कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो हमें क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? यस सर। चलो गुड, अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर सैटर्न को वीनस के साथ कंबाइन करके देख रहे थे, और अब हम सैटर्न को यहाँ पर ये लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया? ये पराक्रम वाला काम करेगा। सैटर्न मार्स। अगेन वापस बेसिक पे आ जाओ। प्रोफेशन में एनर्जी लगाएगा। चलो ठीक है जल्दबाजी जी, करेगा प्रोफेशन में। पहले हमने एनर्जी ले लिया इसका कारक तत्व, फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट्स ले लिए। इसके कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, झगड़ा रहेगा। हम्म। ये अपने रहेगा। काम के अंदर एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, मार्स है एनर्जी एनर्जेटिक रहेगा, ये चीज के साथ हमेशा रहेगी। करेक्ट है जी। जी। अब यस सर। मार्स कारक है किस चीज का? लिटिगेशन। लिटिगेशन का। ये कह सकते हैं कि इसके प्रोफेशन में लिटिगेशन भी हो सकती है। सर वो लॉयर का काम भी नहीं कर सकता अगर लिटिगेशन से रिलेटेड है अभी तो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं लॉयर बनाएंगे, अभी तो नर्सरी में आया भाई। अभी तो उसको स्कूलिंग भी करनी है, स्नातक करना है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद वकील बनाएंगे। रुक जाओ अभी, ओके। बनाएंगे, वकील भी बनाएंगे, एडवोकेट भी बनाएंगे, बैरिस्टर भी बनाएंगे, सब चीजें बनाएंगे। लेकिन अभी वो प्राइमरी तो कर लेना। करेक्ट सर। अब प्राइमरी में हमने देखा लिटिगेशन आएगी। हम्म। मार्स किस चीज का कारक है? मार्स है अड़चन का कारक। इसके काम में अड़चने आएंगी।
अब अगर आपने इस मार्स को अलाइन करना है तो मार्स क्या चीज है? टेक्निकल है, मतलब मशीनरी है। ओके अगर ये व्यक्ति मशीनरी का काम करेगा तो ठीक रहेगा, तो ना लिटिगेशन आएगा ना कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी। ओके अगर ये व्यक्ति स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करेगा तो इसका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। अगर ये व्यक्ति जिम का काम करेगा तो भी इसका काम अच्छा चलेगा। अगर ये व्यक्ति किसी ऐसी चीज का काम करेगा जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो भी इसका काम अच्छा चलेगा। अगर ये व्यक्ति टेक्निकल रिलेटेड काम करेगा तो भी अच्छा रहेगा, मैकेनिकल का काम करेगा तो भी अच्छा रहेगा। इसी प्रोफेशन के साथ जो प्लेनेट जुड़ा हुआ है, इसी के अंदर इसका दर्द भी जुड़ा है और इसका सुख भी जुड़ा है। अभी आज बहुत बेसिक सी चीज आपको समझाने की कोशिश है कि हम प्लैनेट्स को पढ़ेंगे कैसे, ट्राइन्स की शेप में पढ़ेंगे। पर ये जो सेंटेंस आपने बोला दर्द भी जुड़ा हुआ है और वो भी जुड़ा हुआ है, कैसे, क्या मतलब इसका? अभी तक आपने सैटर्न को क्या पढ़ा था? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, लिटिगेशन है, यानी कि लड़ाई झगड़ा है। हाँ जी। तो क्या हर व्यक्ति के काम में लड़ाई झगड़ा होगा? जो व्यक्ति मंगल का ही काम करेगा उसको लड़ाई झगड़ा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसने उसको उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर लिया। ओके करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, राइट सर, ठीक है ठीक है। भाई पीड़ा भी हम है हम्म। और निदान भी हम ही है। डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। अब अगर इसी चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि सैटर्न मार्स किसी के चार्ट में है हम्म, तो एक पंडित जी ने बोल दिया कि भाई इसके काम में तो कर्जा रहेगा, सैटर्न कर्जा है ना, हम्म, लड़ाई झगड़ा रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, इसके काम में अड़चने आएंगी, ये तो काम में लड़ाई झगड़ा करेगा। चलो। और एक मानसी मैम जैसा पंडित जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनके पास गए, इन्होंने बोला जी काम क्या करें, तो इन्होंने बोला आप एक काम करो, जिम का काम कर लो, स्पोर्ट्स का काम कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। मशीन के स्पेयर पार्ट्स का काम कर लो, ठीक रहेगा। व्यक्ति कहां पर जाकर संतुष्टि का भाव पाएगा? हम्म। बताइए। हाँ जिम वाले में। मानसी मैम के पास जाके उसको संतुष्टि का भाव मिलेगा? करेक्ट करेक्ट। तो हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारी प्रिडिक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हम उससे उसकी पत्रिका की स्ट्रेंथ से अवगत करवाएं, ना कि उसकी वीकनेस को बताकर उसको और डराएं। हम्म, तो सोल्यूशन देना है बेसिकली। सॉल्यूशन कह लीजिए इसको, आप लाइफ की अलाइनमेंट कह लीजिए, या हम्म इसको एक चीज कह लीजिए कि डेस्टिनी तो आपको मिली थी शनि मंगल के रूप में। हम्म अब उस डेस्टिनी को ये कहा गया कि आपके काम में तो अड़चने, लड़ाई झगड़ा आएगा। लेकिन हम्म एक बुद्धिजीवी जो हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा कुछ समझा, उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा तो यार डेस्टिनी ने कहकर भेजा है, लेकिन डेस्टिनी कैन बी रीरिटन हम्म बिकॉज ऑफ योर फ्री विल। एंड उस फ्री विल को आप इस्तेमाल करके अपने लड़ाई झगड़े को किस में तब्दील कर लोगे? अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर लोगे, मंगल के कारक तत्वों को, जो पॉजिटिव कारक तत्व है उसको यूटिलाइज करके, उसके साथ जुड़ करके। हम्म अब एक व्यक्ति है सैटर्न मंगल लेकर बैठा है और वो कर्जे में डूबा हुआ है, एक व्यक्ति है जो मशीनरी का काम कर रहा है और वो राइज कर रहा है। हम्म दोनों के चार्ट में शनि और मंगल ही है। क्या बोलोगे आप? एक ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और एक वीकनेस को देखकर डर के कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं था। समझ रहे हो बात को? करेक्ट सर, हाँ, आप समझ रहे हैं। आपके चार्ट में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, हम्म आप उस कॉम्बिनेशन को लेकर आपके माइंड में किसी ने कुछ फीडबैक डाल दिया और आप उस फीडबैक को लेकर या तो डर जाओगे या एक्साइटेड हो जाओगे। दो ही चीजें होंगी ना। हम्म एक बोल देगा व्यक्ति राजयोग है,
तो आप इंतजार करोगे जब दशा आएगी तो मैं राजयोग का फल भोगूंगी और मुझे ये मिलेगा और ये मिलेगा और ये करेंगे और ये करेंगे, राइट? यही चलेगा ना। और बिल्कुल। एक मेरे जैसे बेवकूफ ने बोल दिया भाई आपकी कुंडली में तो वो चीज है जिसकी वजह से आपको तो कष्ट ही कष्ट आएंगे, तो आप कहोगे जी ये दशा आएगी, उस दशा में तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा। उस दशा के चलते हुए आपने अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ खराब कर लिया। हम्म, सही। यहाँ पे चॉइस इज योर्स की आपकी फ्री विल क्या कहती है। हम्म, अब इस फ्री विल का एक उदाहरण देता हूं जो हमारे गुरुजी भी दिया करते हैं। डेस्टिनी ये कहती है, पत्रिका ये कहती है कि जब आप पैदा होते हो तो वो आपकी एक डेस्टिनी है जो आप लेकर आए हो, हम्म, करेक्ट? हम्म, अब वो पत्रिका लेकर आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने बोला कि आपकी इस दिन पर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ठुकेगी। जिस दिन वो दिन आया और उस दिन आपकी गाड़ी ठुकी, आपने गाड़ी निकाली, पीछे से गाड़ी आई, वो ठुक गई। हम्म, ये तो डेस्टिनी थी, होना ही था। अब ये दो लोगों की पत्रिका में था। मान लीजिए कि एक असित पांडे जी की पत्रिका में था, एक मधुलिका जी आपकी पत्रिका में था। हम्म, दोनों को बोल दिया मेरे जैसे बेवकूफ ने कि भाई गाड़ी आपकी ठुकेगी, ये तो डेस्टिनी है। अब आप लोग टेंशन में, और टेंशन में गाड़ी ठुक गई। अब हुआ क्या, जिससे गाड़ी ठुकी, अब पांडे जी और आप दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अब दोनों की मनोस्थिति तो सेम नहीं है ना। हम्म, यहां पर जी। काम करती है फ्री विल। डेस्टिनी तो ने तो बता दिया कि आपकी पत्रिका में एक योग है, जो योग घटित होगा जब ये दिन आएगा उस दिन आपकी गाड़ी ठुकेगी, वो ठुक गई। अब पांडे जी की गाड़ी ठुकी, पांडे जी ने अपनी गाड़ी में से बेसबॉल का डंडा निकाला और जिससे गाड़ी ठुकी थी उसके सिर पे दे के मार दिया। हुआ क्या, शाम तक दोनों की फैमिलीज थाने में बैठी हुई हैं। और एक आप जिसकी गाड़ी ठुकी, गाड़ी ठुकी जैसे ही आप बाहर निकले, आपने कहा हो गाड़ी ठुकी, आपने उतरते ही पूछा भैया आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी मेरी गलती थी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, जो नुकसान हुआ मैं दे दूं। वो व्यक्ति निकला, उसने आपसे पूछा आपको चोट तो नहीं है, गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूं। दिस इज फ्री विल, जो आपको परिणाम तक लेके जाएगी। लेकिन सर, अच्छा, दोनों ने जो डिसीजन लिया फ्री विल से लिया, दैट इज ये व्हाट यू। फ्री विल है आपकी। ओके। वो ओके। फ्री विल आपकी डेस्टिनेशन को हाँ, हाँ, हाँ। डिसाइड करेगी कि आपका रास्ता कैसा है। ओके। एक व्यक्ति जिसने मारपीट की, वो दोनों कहाँ बैठे हैं, शाम तक पुलिस चौकी बैठे हुए हैं। दोनों हम्म। फैमिलीज परेशान है। और एक वो है जिन्होंने बाहर जाके अपनी फ्री विल के तौर पे माफी मांग ली, सर, गलती ऐसा कबूल नहीं कर हो ली। सकता कि मतलब वो मतलब बिकॉज ऑफ सम, जैसे पे मार्स इम्पेक्टेड हो तो तभी उतना बंदा बहुत जोश में आके झगड़ा करने लग गया। और वो मैं चीजें अलग हैं। अभी अभी हम उस कारक तत्वों पे नहीं जा रहे, अभी तो हम सिर्फ एक चीज पे जा रहे हैं कि दोनों में योग था। अब हाँ। योग तो वीनस और मार्स से भी होता है ना, क्योंकि वीनस गाड़ी है और मार्स एक्सीडेंट है। लेकिन यहां तो हमने यूनिवर्सल बात की। करेक्ट। ओके। ओके। कहने का मतलब है कि एक चार्ट में दो व्यक्ति के चार्ट में सेम कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम्म। दोनों का उसको देखने का नजरिया डिफरेंट है। हाँ। ओके। हाँ। दोनों उस पे काम डिफरेंट लेवल पे कर रहे हैं। एक हम्म। कह रहा है भाई मेरा तो शनि मंगल है तो कर्जा हो रहा है, मैं तो परेशान हूं। अब वो कर्जे के चक्कर में कभी कुछ बहा रहा है, कभी कुछ उपाय कर रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई जा रहा है बेचारा। हम्म। और एक है जो मंगल के काम को अपना कर बैठा हुआ, तो मंगल के काम को अपना लिया, मंगल ने कहा भाई ये तो मेरे ही काम कर रहा है। कुछ ये हम्म। बात इस तरह से है कि दो दरवाजे हैं, दरवाजा ए दरवाजा बी, दोनों के बाहर मंगल खड़ा है। मंगल ने डोरबेल बजाई, एक की देखा कि वो बंदा तो अंदर बैठ के अपना काम करे जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है मौज मस्ती में, उसने कहा मैं आया हूं और तू काम मस्ती में कर रहा है, तेरे को पीटूंगा। और दूसरे की डोरबेल बजाई, उसने देखा वो अंदर तो वो कसरत कर रहा था, जिमिंग कर रहा था, कुछ कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, उसने कहा ये तो मेरा ही काम कर रहा है, इसको मैं तंग क्यों करूंगा। हम्म। आप समझे बात को? थोड़ा सा करेक्ट। और क्लियर हो गया हाँ। होगा आप। राइट, राइट, राइट। हाँ। कुंडली कुछ ऐसे ही काम करती है, ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही काम करे। हम्म। हम्म। आपको कॉम्बिनेशंस को पढ़ना है। हम्म। कोई भी दो कॉम्बिनेशंस, दो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आएगा, तीन हम्म। प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आएगा, चार का आएगा, पांच का आएगा, छह का आएगा, सात का आएगा, आठ का भी आएगा, नौ नहीं आएंगे। राहु आएगा या केतु आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशंस आएंगे, हमें हर प्लैनेट को इंडिविजुअली जोड़कर एक स्ट्रिंग बनानी है। जब वो हम्म। स्ट्रिंग बनाएंगे ट्राइन्स के माध्यम से, तब हम उस प्लैनेट की एक प्रिडिक्शन करेंगे और वो प्रिडिक्शन के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को जजमेंट देंगे। हम्म। अब सबसे पहले हम प्लैनेट पकड़ते हैं जुपिटर। जुपिटर जीवा है, जुपिटर जीवा है तो हम इसके हर
प्लेनेट को जोड़कर बात करेंगे, जुपिटर मून के साथ है तो क्या हुआ, व्यक्ति घूमने फिरने वाला होगा, व्यक्ति फूडी हो सकता है, व्यक्ति इमोशनल हो सकता है, व्यक्ति के सेंटिमेंट्स थोड़े ज्यादा होंगे, इमोशनल नेचर का होगा। जुपिटर मंगल के साथ है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, व्यक्ति गुस्से वाला होगा, व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होगा। यही जुपिटर वीनस के साथ है तो व्यक्ति कैसा होगा, ब्रांडेड चीजों को पसंद करता होगा, व्यक्ति सुंदर होगा देखने में, आकर्षण होगा उसके अंदर, लग्जरियस चीजों का शौकीन होगा, उसके पास लग्जरी होगी, पैसा होगा। यही जुपिटर आगे चलता हुआ सूर्य के साथ होगा। जुपिटर जुपिटर जीवा है और सूर्य आ गया तो सूर्य कौन है, सूर्य अथॉरिटी है, थर्टी, व्यक्ति के अंदर अथॉरिटेटिव नेचर होगा, व्यक्ति के अंदर रॉयल्टी फीलिंग्स वाली कुछ फीलिंग्स होंगी, देखने में, दूर से दिखने में 100 लोगों के बीच में अकेला चमकने वाला बंदा होगा, जैसे जंगल में शेर चमकता है अलग से। जुपिटर के साथ सैटर्न आ गया। अब सैटर्न आ गया तो क्या बोलोगे, सैटर्न के कारक तत्व क्या है, सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है, ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन होगा। सैटर्न के अंदर प्रोकास्टिनेशन है, हो सकता है व्यक्ति थोड़ा सा आलसी किस्म का। जुपिटर सैटर्न, सैटर्न का जो रंग है वो श्वेत वर्ण है, सॉरी श्याम वर्ण है, सांवला, व्यक्ति का रंग थोड़ा सांवला हो सकता है। सैटर्न का काम है डिले, शनै शनै करना, हो सकता है व्यक्ति थोड़ा स्लो प्रोसेस्ड काम करता हो, थोड़ा स्लो चलता हो, धीरे धीरे करने वाला व्यक्ति, अभी करते हैं अभी करते हैं कर लेते हैं, ठीक है सोचते हैं। अब ये रह वाला गए कॉम्बिनेशन जी, मेरे में है, लेकिन मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ। मेरे को तो हर चीज में बहुत हड़बड़ाहट रहती है। अभी आएंगे, अभी खाली शनि नहीं होगा ना आपका, उसके बाद और चीजें भी होंगी। तो ये ट्राइन में जो है, ये जुपिटर एंड शनि पड़ता है। अगर तो जुपिटर और शनि पड़ता है मैम, तो शनि कारक किस चीज का है, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। हाँ, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए अपने घर में। हाँ, नहीं वो तो है, बट आप बोलो ना कि थोड़ा सा जैसे मैम प्रोक्रेस्टिनेशन अभी धीरे धीरे काम अभी कर। तो मैंने वही बात कही, अभी तो हम नर्सरी में है ना। ओके, राइट। कारक तत्व तो बहुत सारे आएंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद प्रोकास्टिनेशन भी आएगा, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें आएंगी। शनि आपका प्रोफेशन है, ये व्यक्ति प्रोफेशन को लेकर बहुत अग्रसर रहेगा। तो चीजें तो धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाएंगे ना। अगर आज ही सारी चीज को हम एक ही कारक तत्व, एक ही प्लेनेट के ऊपर सारे कारक तत्व लगाएं, हाँ, हाँ, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता हाँ, राइट, ओके। मतलब वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है। यस, मतलब। बिल्कुल ओके। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जुपिटर सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी फैमिली का, 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब रह गए दो प्लैनेट्स, कौन से, राहु एंड केतु। यहां पे सारी पटकथा चेंज हो जाती है। जुपिटर अगर केतु के साथ, तो केतु क्या चीज है, केतु है नेचुरल। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा, नेचुरल सरल व्यक्ति होगा। व्यक्ति, केतु किस चीज का कारक है, केतु है चीजों को छोड़ने का कारक, हाँ, मेटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ने का कारक। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ चीजों को छोड़, लेट गो करने की भावना हो सकती है, छोड़ दो यार, छोड़ दो, नुकसान हो गया छोड़ दो। इसके ऑपोजिट राहु है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर राहु डिजायर्स बहुत सारी होंगी। एक सेकंड, एक सेकंड, जुपिटर राहु है तो इस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बहुत सारी होंगी। मैं यह नाम नहीं लेना चाहता, ऑफ द रिकॉर्ड कभी बोलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो कर लेंगे। ये करने वाले कौन है, ये राहु वाले व्यक्ति, ख्याली पुलाव बनाने वाले बहुत सारे, हवा में बातें करने वाले, जुपिटर राहु। ओके। जुपिटर राहु को वैदिक ज्योतिष के अंदर ना गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है, कि ये जहां योग बनता है ये गुरु चांडाल योग है। गुरु कौन है, जुपिटर, और राहु क्या है, हाँ, अच्छा। चांडाल, तो इसको गुरु चांडाल योग बोला गया। ओके। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट है, अगर इसको और समझा जाए तो जुपिटर क्या है, ज्ञान है, हम्म
और राहु क्या है? एक्सप्लोजन है। राहु उस ज्ञान को एक्सप्लोड करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्षमता होती है एक लाइन को पूरे ग्रंथ में तब्दील करने की, उसके ऊपर पूरी बुक लिखने की। और कुछ मेरे जैसे हैं जिनको सिर्फ एक लाइन बोल दो तो वो एक लाइन की लाइन ही बोल सकते हैं, वो आगे बढ़ा ही नहीं सकते। जुपिटर केतु, समझ रहे हो बात को? जुपिटर राहु वाला व्यक्ति ना, उसके अंदर एक मतलब बड़ा करने की एक होगी कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, उसकी इच्छाएं बहुत होंगी। वो जमीन पे बात नहीं करेगा, वो हवा में बात करेगा। एम्बिशियस होगा अगर बोले आज के मॉडर्न एरा में बोले। तो ये चीज आती है जुपिटर को लेकर। अब अगर यही चीज हम किसी और प्लेनेट पे बोलें, अब सपोज अभी हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, किसी का चार्ट है, मेल चार्ट है, मेल चार्ट में किसी व्यक्ति ने पूछा कि मेरी वाइफ कैसी होगी, वुड बी स्पाउस के बारे में बताइए, तो आप कौन से प्लेनेट को देखेंगे मेल चार्ट में? मेल में वीनस। वीनस को देखेंगे। तो वीनस के ट्राइन में जो प्लैनेट्स होंगे, अब आपका एक स्टेप ऊपर आ गया। अब नाउ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आ गए, इकट्ठे करेंगे। तो यहां पर इंटरलिंक डेस्टिनी आ गई। चार्ट तो है आपका, मतलब किसी मेल चार्ट का है, और पूछा जा रहा है उसकी वुड बी स्पाउस। होता है ना, पंडित जी बताना मेरी वाइफ कैसी होगी, मेरी शादी जो होगी जिस स्त्री से होगी वो स्त्री के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। चलो कुछ बताते हैं जी। कौन किसको देखोगे? आप देखोगे वीनस को, वीनस का ट्राइन देखोगे। अभी फर्स्ट स्टेप है ट्राइन। ट्राइन के अलावा और भी चीजें आएंगी, वो हम करेंगे प्रैक्टिकली जब। तो वीनस के ट्राइन में जो भी प्लैनेट्स जुड़ेंगे, वीनस के साथ मरकरी जुड़ गया तो क्या बोलोगे? भाई आपकी वाइफ तो होगी बहुत चतुर, दिमाग की चतुर होगी, बोलती बहुत होगी। तो इस तरह से आप जोड़ के उसको बोल सकते हैं। वीनस के साथ आ गया अगर सैटर्न, तो आप क्या बोलोगे? भाई प्रोफेशनल होगी, काम करती हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, डिसिप्लिन्ड हो सकती है। ठीक है जी। वीनस के साथ, अब वीनस के साथ आ गया राहु, यहां पे आप फंस जाओगे। अब क्या बोलोगे? वीनस के साथ राहु आ गया, अब आप बोलोगे वाइफ कैसी होगी? भाई वाइफ ऐसी होगी जो एम्बिशियस होगी, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, शादी के बाद मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। ये सब चीजें राहु, राहु मैं है ना। और वीनस केतु आ जाए तो उसको बोलोगे, वीनस केतु आ जाए तो भैया आपको ऐसी वाइफ चाहिए जो बिल्कुल सरल हो, नॉर्मल हो, जो एम्बिशियस ना हो। तो ही शुड लुक फॉर सरल, और ये उसको मिलेगी वैसी सरल? मिलेगी वही, और अच्छा। ढूंढनी वही चाहिए। ओके। इसका मैं आपको भी एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है। केतु क्या है? बेसिकली केतु है गार्डनिंग का काम है। या तो वो उसकी वाइफ ऐसी हो जो गार्डनिंग के प्रोफेशन में हो। ओके। केतु इज होम्योपैथी, या तो वो हो जो होम्योपैथी डॉक्टर हो, या नेचुरोपैथी का काम करती हो। केतु कट है जो कैंची चलाती हो। कैंची कौन चलाता है? बुटीक जो चलाता हो, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते थे? दर्जी का काम करना। सर सर्जन जो होते हैं वो सर हो सकता है? सर्जन के अंदर मार्स केतु का योग बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मार्स के तो। अगर ओके। वीनस मार्स केतु है तो बोलो सर्जन ले ले भाई। अच्छा। अब वीनस केतु है सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे? वीनस केतु है। और क्या हो सकता है? सलून का काम, जो कटिंग करती हो, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हो, ओके। योगा टीचर हो, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर हो। ऐसे व्यक्ति से अगर आप विवाह करोगे तो आपका विवाह श्रेयस्कर रहेगा। क्यों रहेगा श्रेयस्कर? यहां पर अब वही चीज आ जाती है, डेस्टिनी और फ्री विल। वीनस केतु डेस्टिनी है। केतु का क्या काम है? केतु का काम है मटेरियलिस्टिक चीजों से उसको अलग करना, कट करना। तो ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति ये बोलेगा कि आपके तो दो विवाह होंगे। क्यों? क्योंकि वीनस केतु है, तलाक होगा, कट करवाएगा रिलेशनशिप में। वीनस इज रिलेशनशिप, केतु कट। बट अगर आप केतु डोमेन की व्यक्ति से विवाह करेंगे तो विवाह चलेगा। तो मैं बोलूंगा विवाह श्रेयस्कर रहेगा। श्रेयस्कर मतलब उत्तम रहेगा। अब कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज को, डेस्टिनी एंड फ्री विल के पार्ट को? यस। यस सर। ये वो चीज है जिसको आप या तो व्यक्ति को डराओ,
या फिर व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ से अवगत करा। अब इसी चीज पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल ये था कि मेरे पास एक चार्ट आता है, मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, रुकिए।